students, welcome to the fifth video of this very interesting chapter, force and laws of its motion. Okay, now इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या क्या बातें की एक बार रिवाइज कर लेता हूं मैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। फिर हमने सेकेंड वीडियो में बात की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है। उसके बाद वाले वीडियो में हमने बात की थी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो 4 वीडियोस हो गए। अब आज 5वां वीडियो है, और ये 5वें वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन ने जो बताया था, 3 लॉज बताए थे, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ की। ये लॉ हो गया तो अपने को पूरा मोशन का किस्सा समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ ये लॉ ऑफ मोशन शायद बहुत लोगों को पता भी रहता है, और बड़े होने के बाद भी ये लॉज कोई नहीं भूलता। बट इस लॉ में एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी डिटेल है जो कोई भी समझ नहीं पा रहा ज्यादा लोग, और वो बाद में चल के वो भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो उस डिटेल को बहुत माइन्यूटली समझना, और उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 वो भी आने वाला है, वहां भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो पूरा फोकस करके इसको समझेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं समझेंगे कि ये बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है, बट वो डिटेल समझना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इट सेज व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts force on the other object, the second object instantaneously exerts a force back on the first one. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। when one object exerts a force on the other, जब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने तुरंत इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी डिले सेकेंड ऑब्जेक्ट ने वापस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को गिव बैक कर दिया। नो डिले, यहां इंस्टेंट जस्टिस है। अगर आपने किसी को फोर्स लगाया तो उसने आपको इंस्टेंटेनियसली फोर्स वापस दिया। वापस दिया मतलब उसने भी लगाया, आपने लगाया, उसने लगाया। और ये 2 फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्या है, दीज 2 फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है ये। मतलब क्या, आपने जो सेकेंड ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया वो पहला एक्शन, और जो उसने आपको रिएक्शन दिया वो रिएक्शन। क्लियर है? अब जरूरी नहीं कि आप अपना ही एक्शन बोलो, उसको भी एक्शन बोल सकते हो, आप अपना भी रिएक्शन हो सकता है, जो भी है, जैसे भी आप समझ सकते हो। बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। बात समझने वाली ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर दिस पेयर। ये पेयर है। पेयर मतलब जोड़ी, दो फोर्सेस की जोड़ी है। ठीक है, फिर से वन ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट तुरंत इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट वन, तुरंत वापस दे देता है वो। ओके, नाउ दीज 2 फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन। और ये 2 फोर्सेस जो है एक्शन और रिएक्शन, इसकी 3 बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये 2 फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये बात समझनी है। मतलब अगर मैंने इस दीवार को पंच मारा, इस बोर्ड को मैंने पंच मारा, अगर मैंने इस दीवार को, बोर्ड को 100 न्यूटन से पंच मारा, तो थर्ड लॉ ये बोलता है कि वो बोर्ड भी मुझे 100 न्यूटन से ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड से मारेगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को मारते हो तो आपको भी लगती है। कितने फोर्स से? उसको ज्यादा लगी, मुझे कम लगी? नहीं, सेम फोर्स से, बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, आपने उसको मारा और फिर उसने भी आपको मारा। आप बोलेंगे उसने तो नहीं मारा, उसको तो लगी है। बट जब आपने उसको मारा तो उसकी बॉडी ने भी आपको तुरंत, सेकेंड ऑब्जेक्ट ने तुरंत आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इक्वल मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया, मतलब मारा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो, अगर मैंने दीवार को ऐसे मारा, चलो तो एक दीवार निकालते हैं। ये दीवार है,
ये दीवार को मैंने जब ऐसे पंच मारा तो दीवार ने मुझे पंच मारा ना। देखो मैंने दीवार को मारा, दीवार ने मुझे यहां मारा, मैंने दीवार को यहां मारा तो दीवार ने मुझे पीछे मारा ना। क्लियर? मैं तो यहां हूं तो यही मारेगा। सो ये जो फोर्सेस है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मतलब मैंने 100 न्यूटन से मारा इधर तो वो भी 100 न्यूटन से मारेगा उल्टा। तो ये बन गया ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना। ये बातें, दो बातें सब लोग समझ जाते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाली बात समझना थोड़ा आसान है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन वाला भी आसान है कि अरे ऑपोजिट्स लग रहा है। बट जो तीसरी बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं उस चीज को। वो ये है कि दीज आर एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब मैंने दीवार को मारा तो दीवार को लगा एक्शन फोर्स, और दीवार ने मुझे मारा तो रिएक्शन किसको लगा? मुझे। तो आप बोलेंगे हाँ ये तो ऑब्वियस है, बट आप समझेंगे बात, अब बात समझने वाली आएगी। देखो मैं दो बॉल्स निकालता हूं, ओके? तो सपोज ये दो बॉल्स या ऐसे करके, तो क्या हुआ कि सपोज इसने इसको मारा, ओके? तो जो एक्शन फोर्स है, ध्यान से देखना, जो एक्शन है फोर्स वो किस पे लग रहा है? नंबर 2 पे, है ना? एक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? नंबर 2 पे। और जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। तो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है क्या? हाँ, तो ये हो गया रिएक्शन। तो एक्शन फोर्स लग रहा है 2 पे, तो रिएक्शन मिल रहा है 1 को। अब ध्यान से देखो, अब सिर्फ 1 को देखो, सिर्फ 1 को देखो और मुझे बताओ 1 पे कितने फोर्स है? 1 पे एक फोर्स है F, रिएक्शन। अब 1 पे एक ही फोर्स है ना? 1 पे तो एक ही फोर्स है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये फोर्स कुछ ना कुछ करेगा। ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? आप बताओ, इज दिस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? तो आप बोलेंगे एक ही तो फोर्स है तो ये तो अनबैलेंस्ड होगा, एंड देयरफॉर अनबैलेंस्ड है, देयरफॉर विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में समझो इसको फिर से। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मारता है एक्शन, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को मारता है रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा है? इक्वल है और ऑपोजिट है, और ये दो अलग बॉडीज पे लग रहा है। तो दो अलग बॉडीज पे लग रहा है तो देखो क्या होगा। फर्स्ट बॉडी की बात करें तो फर्स्ट बॉडी पे सिर्फ रिएक्शन ही है, एक्शन तो सेकंड पे है ना। तो फर्स्ट बॉडी पे सिर्फ रिएक्शन है। अगर फर्स्ट बॉडी पे केवल रिएक्शन है, ओनली रिएक्शन है, तो वन बैलेंस्ड हुआ। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, ठीक? अनबैलेंस्ड फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ना होता ये है गड़बड़ यहां, जो मैं आपको ही बता देता हूं पहले ही, सो आपसे ये गड़बड़ ना हो कि पीपल, स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स समटाइम्स थिंक, बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसे आंसर्स दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 के देखेंगे हम लोग। द थिंग विच पीपल जनरली मिस्टेक हियर इज दैट, उनको ये लगता है कि जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट और इक्वल है तो ये तो बैलेंस हो गए। ये दोनों बैलेंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक फोर्स इस पे है, दूसरा फोर्स उस पे है। तो अगर आप इसकी बात करो तो ये कैसे बैलेंस हुआ? राइट? सो ये बैलेंस फोर्सेस नहीं बोलेंगे आप इसको, डोंट से दैट, ये बैलेंस फोर्सेस नहीं है। बैलेंस किसके होता है केस में? हम देखेंगे, फर्स्ट वीडियो देखो, हमने एक टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है ना? हमने एक टेबल ड्रॉ किया था और हमने बोला था कि हम लोग इसको पुश करते हैं टेबल को। तो जब हम इसको फोर्स से पुश करते हैं तो यहां पे आता है फ्रिक्शन। एक ही बॉडी पे देखो, एक ही बॉडी पे ये फोर्स और ये फोर्स है। जब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट होते हैं तो उसको बैलेंस्ड बोलेंगे। ये थर्ड लॉ के हिसाब से
थर्ड लॉ के हिसाब से नहीं आ रहा है ये चीज, समझने की बात है ये. दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ. ओके, दिस इज जस्ट दैट यू आर पुशिंग और फ्रिक्शन आ रहा है. फ्रिक्शन है तो आ रहा है ना. अगर ये नीचे टायर लगा दिए तो, नीचे टायर लगा दिए तो फ्रिक्शन आएगा क्या? तो आप बोलेंगे अरे एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं आया? दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन. अगर एक्शन रिएक्शन होता तो तब हम बात करते. क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे फिर से. ये फोर्सेस जो एक्शन रिएक्शन है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं. बिकॉज ये अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपना अपना एक्सेलरेशन करते हैं. ओके, ठीक है. तो हम देखेंगे कि फोर्सेस सेम है बट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास. विल सी दैट लेटर. बट ये बात अगर समझ में आ गई आपको तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं कि आप इसको मत भूलना. क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, ये सिनेरियो आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो बेसिकली कैसा है कि अगर आपने दो स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे अटका दिया है और इसको दीवार में लगा दिया है एंड इफ यू पुश और इफ यू पुल वन स्प्रिंग बैलेंस. देखो एक स्प्रिंग बैलेंस यहां है, दूसरा भी यहां है और आप पहले को खींचो, ऐसे इधर खींचो इसको, तो क्या होगा? इसका स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और बिकॉज ये इसको खींच रहा है, देखो ये ऐसा है ना हुक, ये इसको खींच रहा है तो ये भी स्ट्रेच होगा और ये तो पकड़ा हुआ है. सो बेसिकली बोथ आर बीइंग स्ट्रेच्ड. क्लियर है? सो होगा क्या कि जब नंबर 2 नंबर 1, सो जब नंबर 2 नंबर 1 को खींचेगा तो ये होगा फोर्स. जब नंबर 2 सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस अगर फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस को खींचेगा तो फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस भी सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस को खींचेगा. समझ में आई बात? देखो ये स्प्रिंग बैलेंस में ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस अटका हुआ है तो हमने सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस को खींचा तो फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस को खींचेंगे, ये इसको खींचेगा. तो जब ये इसको खींचेगा तो फर्स्ट वाला सेकेंड को भी तो खींचेगा. ओके, दिस इज नॉट फ्रिक्शन, दिस इज एक्शन रिएक्शन. मैं इसको खींचूंगा तो ये मेरे को खींचेगा, खत्म किस्सा. नाउ बिकॉज दीज फोर्सेस आर इक्वल यू विल गेट इक्वल रीडिंग्स. स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? फोर्स मेजर करता है. तो स्प्रिंग बैलेंस जब फोर्स मेजर करता है तो यहां दोनों फोर्सेस की रीडिंग सेम आएगी. तो देयरफॉर रीडिंग्स आर सेम. रीडिंग्स आर सेम. क्यों? फिर से एक बार, इसने इसको खींचा तो इसकी रीडिंग आई, इसने उसको खींचा तो उसकी भी रीडिंग आई. अब ये दोनों ने कैसे खींचा? इक्वल एंड ऑपोजिट खींचा, इक्वल एंड ऑपोजिट. तो ये रीडिंग भी सेम आएगी ना, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है. क्लियर है? सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल. ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं. बट आपको याद रखना है ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नोट्स बनाते रहो. ये नोट्स आपको बुक में खुद से बनाने को भी अच्छा, मतलब आप खुद भी बना सकते हो. बट ये वाले नोट्स मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो इसीलिए लिख रहा हूं कि आपके नोट्स बनाने का काम इजी हो जाए. चलो हटा दें क्या इस पे जाए? चलो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने दीवार का एग्जाम्पल लिया. वैसे फुटबॉल प्लेयर्स कोलाइडिंग, फुटबॉल प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स जो भी कोलाइड होते हैं. तो सपोज 2 फुटबॉल प्लेयर कोलाइड हुए तो कोलिजन मतलब क्या? एक ने इसको मारा और दूसरे ने पहले को मारा. तो जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारता है तो दूसरे का फोर्स भी पहले को लगता है. आप बोलेंगे सर पर इंजरी तो एक ही को होती है ना, कभी कभी दोनों इंजर्ड होते हैं बट कभी कभी एक ही को इंजरी होती है. ऐसा क्यों? अब देखो, एक प्लेयर को सपोज पांव में लगा और दूसरे प्लेयर को सर में लगा. ठीक है, देखो एक प्लेयर को 100 न्यूटन, सपोज 100 न्यूटन पांव पे लगा तो 100 न्यूटन उसका पांव हैंडल कर लेगा क्या? तो हम बोलेंगे कर लेगा. बट इक्वल एंड ऑपोजिट, देखो किसी का सर और उसका पांव, तो सर और पांव, तो पांव को 100 न्यूटन लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पांव तो हैंडल कर लेगा. जूते को लगा तो कर ही लेगा. बट अगर वही 100 न्यूटन अगर सर को लगा, तो वही 100 न्यूटन अगर सर को लगा, सेम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उसको भी 100 लगा, मुझे भी 100 लगा, बट मुझे जो 100 लगा वो मेरे सर को लगा. सो मैं इंजर्ड हो गया बट वो इंजर्ड नहीं हुआ. सो ये मत बोलो कि अरे उसको कम लगा मुझे ज्यादा लगा. फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगा, 100 न्यूटन ही लगा,
बट मुझे कहीं लगा, उसको कहीं लगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज स्टिल वैलिड। ओके, नेक्स्ट, कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट अगेंस्ट विद ट्री लिख लेते हैं, विद ट्री। नाउ जब कार का एक्सीडेंट होता है, सपोज एक कार रैम हो गई ट्री के अंदर घुस गई। ओके, अब हुआ ये कि हमने देखा कि कार डैमेज हो गई, इंसान को इंजरी हो गई, है ना, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। सो हम ये बोलते हैं अरे बहुत जोर से लगा उसको। बट डू यू थिंक, एंड ट्री इज ऑल्सो लिविंग, ट्री इज ऑल्सो ए लिविंग थिंग, तो जब कार ने ट्री को मारा या ट्री ने कार को मारा तो कार डैमेज हो गई। तो अब देखो, जब कार ने ट्री को मारा, ट्री ने कार को मारा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स थे। तो बेसिकली आपको चिंता किसकी करनी चाहिए? सिर्फ कार की चिंता करना अच्छी बात है क्या? देखो, कार को लगा 1000 न्यूटन का फोर्स, कार टूट फूट गई, आदमी भी इंजर्ड हो गया। बट आपको सोचने वाली बात यह है कि ट्री को भी 1000 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो आपको ट्री से भी पूछना चाहिए कि ट्री आपको लगा क्या? ठीक है, दिस साउंड्स फनी, बट डोंट फॉरगेट दैट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जब कार ने ट्री को मारा तो ट्री ने भी कार को मारा। तो आप सिर्फ ट्री ने कार को मारा यही सोच रहे हो, अरे कार को लग गई, इंसान को लग गई। बट व्हाट अबाउट कार हिटिंग द ट्री? ट्री को क्या हुआ? ट्री भी तो डैमेज हो सकती है। तो आपने ट्री के बारे में सोचा क्या? अभी सोचो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है तो ट्री को भी लगी है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर ट्री तो बहुत स्ट्रांग थी और ट्री को क्या होगा, वो सब बातें अलग है। बट ये मत बोलना कि ट्री पर फोर्स कम लगा, फोर्स उतना ही लगा जितना कार को। अब कार वीक है तो खराब हो गई और ट्री स्ट्रांग है तो उसको कुछ नहीं हुआ। क्लियर? ऐसा होता है ना, कभी कभी मतलब दो लोगों का कोलिजन होता है तो एक का पांव टूट जाता है और एक को कुछ होता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे अरे उसको कम लगा नहीं, उसको भी उतने से जोर से लगा, इसको भी इतने ही जोर से लगा, बस इसका स्ट्रांग नहीं था हड्डी तो टूट गया, उसकी स्ट्रांग हड्डी थी तो नहीं हुआ। क्लियर? बट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। वॉकिंग, जंपिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, और इस पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आने वाला है। देखो, वॉकिंग इमेजिन करेंगे, अभी आप अगर बैठे हो कहीं पे तो एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाओ और मैं जो बोल रहा हूं वैसे देखो। सी, व्हेन यू वॉक, दिख रहा है? व्हेन यू वॉक बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गो अहेड, राइट? गो अहेड। बट हाउ डू यू गो अहेड? ध्यान से देखना, हाउ डू यू गो अहेड? आप जब आगे चलना चाहते हो, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि पांव तो नीचे है, बट जब आप आगे चलना चाहते हो तो क्या आप ये नोटिस करते हो कि आप जमीन को पुश कर रहे हो? डू यू सी दैट? आपने ये देखा क्या कि जब आप चलना चाहते हो तो आप जमीन को पीछे पुश करते हो? आप ये नोटिस नहीं करते, क्यों? क्योंकि जमीन हमेशा हिलती नहीं है ना। बट एक इमेजिन करो, आप चल रहे हो एक स्केटबोर्ड पे, जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है, स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड रोलिंग, आप उस पर चलने की कोशिश करो तो आप क्या देखोगे कि आप जब आगे चलने की कोशिश करते हो तो आपका पांव पीछे स्लिप हो जाता है। क्या समझ में आया? कि आप जमीन को, या बेसिकली चलने के एक्शन में आप पीछे पुश करते हो। देखो, जब जमीन को आप पीछे पुश करते हो, अभी स्केटबोर्ड हटा दो, जमीन पे चलेंगे, जब आप जमीन को पीछे पुश करने की कोशिश करते हो तो जमीन, सी, व्हेन वन ऑब्जेक्ट, मतलब माय लेग, माय फुट ट्राइज टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द ग्राउंड, है ना, यहां, तो मैं यहां हटा देता हूं। हम आगे जाना चाहते हैं तो हम अपने पाँव को कहां पुश करते हैं? पाँव को पीछे पुश करते हैं। तो देखो, मैं ड्रॉ करके बताता हूं, ये हमने पाँव को पीछे पुश करना चाहा। जब हमने पाँव को पीछे पुश करना चाहा तो फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने आपको इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये मैंने फोर्स लगाया और ये फ्रिक्शन ने लगाया। ओके, सो हुआ ये कि जब आपके पाँव को आपने पीछे पुश करना चाहा, फ्रिक्शन ने आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दिया आगे, जिसकी वजह से आप आगे जा सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने देखा कि जब हम जमीन पर एक फोर्स लगाते हैं तो जमीन हमको एक और फोर्स रिएक्शन के तौर पे देती है। क्लियर है? ओके, सो दैट वाज वॉकिंग।
नेक्स्ट इज जंपिंग। जंपिंग में देखो क्या होगा, जब में आप आगे जाना, ऊपर जाना चाहते हो, जब आप ऊपर जाना चाहते हो तो आप देखो क्या करते हो, आप ऊपर जाने के लिए, ध्यान से देखना, जस्ट नोटिस, आप ऊपर जाने के लिए आप नीचे पुश करते हो। नोटिस करो, सोचो, आपने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि जमीन आपको रिएक्शन दे देती है। बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, आप पानी में ऊपर जाना चाहो तो आपको जाने मिलता है? नहीं, आपके पांव ऐसे सीधे हो जाते हो और आप हिलते ही नहीं हो। या हवा में कोशिश करो, आप जमीन से देखो ध्यान से, जब आप ऐसे झुकते हो, यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड, यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड। व्हेन यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड पुशेस यू अप। देखो यही वाला डायग्राम हटा देता हूं मैं, ध्यान से देखना। जब आप जंप करना चाहते हो तो आप नीचे फोर्स लगाते हो उस ग्राउंड को, और ग्राउंड आपको ग्राउंड ऑपोजिट फोर्स देता है, जिसकी वजह से आपका जंप होता है। फिर से, व्हेन यू वांट टू जंप यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड डाउन, और फिर ग्राउंड आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देता है, तब आप जा सकते हो। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे जा सकता हूं मैं, ये तो बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं हुआ, ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे है। आपने किसको पुश किया? ग्राउंड को। ग्राउंड ने किसको पुश किया? आपको। तो आप पे कितने फोर्सेस लगे बताओ? आप पे फोर्सेस कितने लगे? आप पे तो एक ही फोर्स लगा ना, ये वाला। तो ये वाला फोर्स किस पे था? ये वाला फोर्स ग्राउंड पे था, और रिएक्शन वाला फोर्स आपके ऊपर था, तो आप ऊपर चले गए। आप पे तो एक ही फोर्स है ना। वन अनबैलेंस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, हो गया एक्सेलरेट, ऊपर चले गए। क्लियर? सो ये कंफ्यूजन ना हो। वॉकिंग में भी व्हेन यू पुश द ग्राउंड बैक, द ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड, और फिर आप फॉरवर्ड जाते हो। क्लियर है? क्लियर है बात? चलो, सो फुटबॉल प्लेयर्स की बात हो गई, वॉकिंग जंपिंग की बात हो गई। अब हमको बात करनी है दो क्वेश्चंस की, तो दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम इसकी बात तो कर ही लेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिर से, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस अस बैक विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ये थर्ड लॉ बोल रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, एक ट्रक है बहुत बड़ा, इमेजिन करो, फिजिक्स इज इमेजिनिंग। ट्रक बहुत बड़ा पार्क्ड है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। जब आप ट्रक को पुश करोगे तो वो मूव नहीं होगा, है ना, नहीं होता। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, और बहुत सारे सोर्सेज में भी गलत आंसर देते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब एक ट्रक निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, इसका सही रीजन भी समझेंगे और इसका जो कंफ्यूजन पार्ट है वो भी समझेंगे। सपोज आपने ट्रक को पुश किया, ठीक है, आप पीछे खड़े रहो, ठीक है, तो आपने ट्रक को पुश किया। तो जब आपने ट्रक को पुश किया, फोर्स ऑन ट्रक, ट्रक ने आपको पुश किया, समझे कि नहीं? आपने ट्रक को पुश किया, मैंने दीवार को मारा, दीवार ने मुझे मारा, मैंने ट्रक को पुश किया, ट्रक ने मुझे पुश किया। समझ में आ रही बात? सो जो स्टूडेंट बोल रहा है कि ये ट्रक क्यों मूव नहीं हुआ, वो बोलता है ये बैलेंस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अरे ये ट्रक के ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ये दोनों फोर्सेस अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग बॉडीज पे हैं, तो ये कैंसिल कैसे होंगे? कैंसिल, मैंने 100 रुपए कमाए और किसी और ने 100 रुपए गंवा दिए, तो नलिफाई कैसे हो गया? वो नुकसान उसका है, वो प्रॉफिट मेरा है, वो नलिफाई कैसे हो सकता है? अगर मेरा ही प्रॉफिट और मेरा ही लॉस है तो मैं नलिफाई हुआ ना। बट इसको फोर्स लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, दोनों को अलग अलग जगह पे लग रहा है, अलग अलग एक ही लग रहा है। ओके, फिर आप बोलेंगे फिर ये ट्रक आगे क्यों नहीं जा रहा? तो पहले बात ये समझो, क्या ये थर्ड लॉ का रीजन है कि ट्रक आगे नहीं जा रहा? नहीं, ट्रक आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? देखो, आपने ट्रक को पुश किया, ट्रक पे एक फोर्स, ट्रक ने आपको पुश किया, आप पे भी एक फोर्स। क्लियर है? हाँ, अब देखेंगे कि ट्रक मूव क्यों नहीं हुआ। ये एक ही फोर्स है तो मूव कैसे नहीं हुआ? अनबैलेंस्ड हुआ। सो देयर हैज टू बी सम अदर फोर्स, व्हिच इज दैट फोर्स? वेरी इंटरेस्टिंग। हमेशा का फोर्स हमारा कौन सा है?
फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ, क्या ये थर्ड लॉ से आया है? क्या ये थर्ड लॉ से आया है? नहीं, आपने उसको पुश किया तो फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन आया। ओके, दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। द ट्रक इज नॉट पुशिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड उसको फ्रिक्शन दे रहा है। ट्रक चलने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन अपने आप आ रहा है। क्लियर है? सो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से ये रीजन गलत है। हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं इसलिए ट्रक नहीं चल रहा, बट वो थर्ड लॉ के हिसाब से है क्या? नहीं। सो देयर इज स्लाइट कंफ्यूजन इन द सोर्सेस ऑन द इंटरनेट। ध्यान से सुनो, क्या ट्रक नहीं चल रहा है इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है? यस। बट क्या ये फोर्स थर्ड लॉ के हिसाब से आया है? नहीं। थर्ड लॉ वाला फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये और ये वाला फोर्स अलग ही है। ये वाला फोर्स अलग कारण से पैदा हुआ है, बस इतना आपको समझना। सो क्या स्टूडेंट सही जस्टिफिकेशन देता है? नो। स्टूडेंट शुड से दैट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू पुश द ट्रक अहेड, देयर फ्रिक्शन इज जनरेटिंग। ओके, बट थर्ड लॉ इज सेइंग दैट इफ आई पुश द ट्रक पुशेस मी बैक। सो ये दोनों नहीं बैलेंस हो रहे, ये दोनों बैलेंस हो रहे। ओके, सो द रीजन, द आंसर इज थर्ड लॉ इज रॉन्ग। जस्टिफाइड यहां पे थर्ड लॉ नहीं है इफ ट्रक डज नॉट मूव। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 says if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart। अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल है तो हॉर्स कार्ट चल कैसे रहा है? अगेन, हॉर्स ग्राउंड को पुश करता है, तो ग्राउंड हॉर्स को पुश करता है। फिर से, ठीक है, ये बहुत बार चीजें आएंगी तो आपको क्लियर होने ही लग जाएगा, और अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सी व्हेन, सो हॉर्स का पांव कैसे निकालू मैं? हॉर्स निकालू? नहीं तो गाड़ी निकाल लेता हूं, चलो। सो मे बी लेट्स जस्ट, हाँ ये जूता है। सो बेसिकली दिस लेग पुशेस द ग्राउंड बैक, तो ये फोर्स किस पर है? ग्राउंड पे है, और ग्राउंड आदमी को फोर्स कहां लगाएगा? आगे। तो अब मुझे बताओ, ये आदमी आगे कैसे गया या हॉर्स आगे कैसे गया? हॉर्स ने ग्राउंड को पुश किया, पर ग्राउंड ने हॉर्स को, तो हॉर्स को पूछो फोर्स मिला क्या, तो बोलेगा हाँ मुझे ग्राउंड ने दिया ना। सो वो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो एक्शन रिएक्शन इक्वल है बट एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट पे होगा तो कैंसिल होगा ना, ये तो दो अलग चीजों पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑट हाई वेलोसिटी। उसके लिए अपने को ये वाला एग्जांपल देखना चाहिए, ये वाला। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूं और लेट्स टेक दिस क्विकली। ओके, देखो फोर्सेस आर सेम बट एक्सेलरेशन डिपेंड। सो फोर्सेस तो सेम लग रहे हैं बट एक्सेलरेशन देखो। सो F इज इक्वल टू एम ए, आपको पता है ना। नाउ इफ फोर्स इज कांस्टेंट, सेम है ना फोर्स, यू कैन से दैट एम ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ व्हाट आई कैन से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, you can say that m is inversely, or just say that a is inversely proportional to mass। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं तो यू कैन से दिस दैट इफ मास इज हाई एक्सेलरेशन विल बी लो। ओके, देखो जब आप जंप करते हो तो आपने क्या किया? अर्थ को पुश किया डाउन। आपने अर्थ को पुश किया 100 न्यूटन से, अर्थ ने आपको पुश किया 100 न्यूटन से। अब वो 100 न्यूटन से आपका तो बड़ा जंप हो गया, अर्थ कहीं गया? क्या अर्थ का एक्सेलरेशन होगा? अर्थ का मास इतना बड़ा है कि आप उसको पुश करते हो तो उसका एक्सेलरेशन नहीं के बराबर है, 0 के बराबर ऑलमोस्ट। सो बेसिकली द पॉइंट इज, जो हेवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, सो आप लिख सकते हो ऐसे, हेवी ऑब्जेक्ट हैज लो एक्सेलरेशन। देखो ना, अगर आपने फोर्स लगाया ट्रक को 100 न्यूटन का, तो ट्रक कितना सा एक्सेलरेट होगा, बट वही 100 न्यूटन आपने एक चींटी को लगाया तो
निकल जाएगी वो। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ओके, दिस यू शुड रिमेंबर। नाउ द प्राइम एग्जाम्पल इज गन एंड बुलेट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी बात करने वाले हैं। गन एंड बुलेट, देखो जब सपोज ये गन है, ठीक है, तो एक गन है और इसमें एक बुलेट है, ठीक है। अब देखो गन और बुलेट, जब बुलेट आगे जाती है तो किसने फोर्स लगाया? जब बुलेट आगे भागी तो फोर्स किसने लगाया? अंदर की स्प्रिंग वगैरह ने फोर्स लगाया। तो हुआ ये कि जब बुलेट आगे जाने लग गया तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया आगे, और बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया पीछे, इक्वल। अब बताओ कौन ज्यादा एक्सेलरेट होगा? बताओ कौन ज्यादा जोर से जाता हुआ दिखेगा? आपने नोटिस किया है जब गोली निकलती है तो ऐसे पीछे आता है गन, तो जब गोली आगे फोर्स लगा, गन पे पीछे फोर्स लगा, तो गन भी पीछे आती है। देखा आपने? इसलिए ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं चला सकते आप। ऐसे चलाओगे तो ऐसे पीछे आ जाएगा, गिर जाओगे आप, बहुत फोर्स होता है वो, इसलिए ऐसे पकड़ते हो आप, जिससे कि ऐसे इंपैक्ट हैंडल कर सको। कुछ गन्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको जमीन पे, मशीन गन जैसे जमीन पे रख देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं आपको, नहीं तो थक जाओगे आप, ठीक है, आप ही गिर जाओगे। सो गन आगे, बुलेट आगे, गन पीछे। क्यों? बिकॉज इस पे फोर्स लग रहा है आगे तो ये आगे गया, इस पे फोर्स लग रहा है पीछे तो ये पीछे गया। क्या ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, बैलेंस हो गए? नहीं। बैलेंस कैसे होंगे? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज? फायरमैन देखा आपने, वो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए पानी छोड़ते हैं बहुत। अब बहुत पानी छोड़ना मतलब बहुत जोर से गोली छोड़ना। तो जब गोली आगे या पानी आगे तो पीछे भी फोर्स लगेगा, तो फायरमैन को ऐसे जोर से पकड़ना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फायरमैन, क्योंकि बहुत जोर से पानी निकल रहा है और उसको पीछे फोर्स लगता है, तो उसको वो हैंडल करते आना चाहिए, नहीं तो पाइप गिर जाएगा, वो भी गिर जाएगा, और वो हाइट पे भी रहता है, वो गिर गया तो कार के नहीं, बड़ी ट्रक के नीचे गिर जाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज द आइडिया? इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें की एक बार ध्यान से देखेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब एक फोर्स दूसरे पे लगाता है तो दूसरा पहले पे लगाता है। कैसा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रहा है। हमने लिखा है फर्स्ट टू। सो नाउ द सेंटेंस बिकम्स, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये वाला सेंटेंस जब आप देखते हो ना तो आप भूल जाते हो कि ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, तो आपको ये नहीं करना है। यू कैन राइट दिस फॉर एग्जाम्स बट डोंट फॉरगेट द थर्ड वन। फिर हमने देखा कि अगर फोर्सेस इक्वल है बट एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बिकॉज हैवी चीज ज्यादा नहीं जाएगी, लाइट चीज बहुत जोर से जाएगी। क्लियर है? राइट? सो दैट इज अबाउट द थर्ड लॉ। हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। क्लियर? चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जो इसी पर बेस्ड है। ये अच्छे से पढ़ के आना तो अपने को नेक्स्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो तब तक पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।